ओके, चैप्टर 1 फोर्स, आईसीएसई फिजिक्स, आईसीएसई फिजिक्स। ओके, चैप्टर 1 टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स एंड इक्विलिब्रियम। इस चैप्टर में हम फोर्स के टर्निंग इफेक्ट को सीखेंगे और इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्स को समझेंगे। कोई रिजिड बॉडी में यदि कोई मूवमेंट होता है किसी पॉइंट से, तो उस पर फोर्स लगाने पर उस पर क्या टर्निंग इफेक्ट होता है उसको हम लोग इस चैप्टर में सीखेंगे। फोर्स इज एन एजेंसी दैट चेंजेस द शेप और स्टेट ऑफ मोशन ऑफ अ बॉडी और ट्राई टू चेंज। फोर्स क्या करता है, किसी बॉडी के शेप को चेंज कर सकता है या फिर उसे चेंज करने को ट्राई कर सकता है, या फिर स्टेट ऑफ मोशन ऑफ बॉडी को चेंज कर सकता है या फिर ट्राई कर सकता है। कोई बॉडी रेस्ट में है तो उसे मोशन में कन्वर्ट कर सकता है, कोई बॉडी मोशन में है तो उसे रेस्ट में कन्वर्ट कर सकता है। किसी बॉडी का शेप भी क्या कर सकता है, फोर्स चेंज कर सकता है या फिर ट्राई टू चेंज कर सकता है। ओके, अंडरस्टूड। फोर्स को दो कैटेगरी में बांटा गया है, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स और कॉन्टैक्ट फोर्स। कुछ फोर्स ऐसे होते हैं कि विदाउट फिजिकल कॉन्टैक्ट किए दूसरी बॉडी पर फोर्स लगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रिकल फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स में कॉन्टैक्ट की जरूरत नहीं होती है। किसी बॉडी को हम ड्रॉप करेंगे तो वह बॉडी नीचे आएगी अर्थ को बिना कॉन्टैक्ट किए हुए। इट इज अ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। सिमिलरली इलेक्ट्रिकल फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स आर नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। जो इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करते हैं, इन तीनों फोर्स में एफ इज इनवर्सली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r² होता है या इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r² होता है। इन तीनों के तीनों फोर्स में कॉन्टैक्ट फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स, जो फ्रिक्शनल फोर्स होता है वह कॉन्टैक्ट फोर्स है। कॉन्टैक्ट फोर्स में दो बॉडी में फिजिकली कॉन्टैक्ट होता है। ओके, रिएक्शन फोर्स भी कॉन्टैक्ट फोर्स की कैटेगरी में आएगा। टेंशन इन स्ट्रिंग भी कॉन्टैक्ट फोर्स की कैटेगरी में आएगा। ओके, अंडरस्टूड। मूवमेंट ऑफ फोर्स, मूवमेंट ऑफ फोर्स को हम टॉर्क भी बोलते हैं। मूवमेंट of force or torque on a rigid body is defined as the product of magnitude of the force and its perpendicular distance from the axis of rotation of the body. Movement of force क्या होता है? Movement of force को हम टाउ से डिनोट करते हैं। दिस इज F into R होता है। Force into perpendicular distance from the axis of rotation. Okay, movement of force or torque on a rigid body is defined as the product of magnitude of force and its perpendicular distance from the axis of rotation of the body. Okay, suppose that a rigid body is free to rotate अबाउट फिक्स पॉइंट ओ। कोई रिजिड बॉडी है और फिक्स पॉइंट ओ से रोटेट कर सकती है। ओके, अ फोर्स है इज अप्लाइड एट पॉइंट पी एट अ डिस्टेंस आर फ्रॉम ओ। ओके, एक फोर्स एफ को अप्लाई किया गया पी पॉइंट पर और वो ओ एक्सिस ऑफ रोटेशन से कितने डिस्टेंस पे है, आर डिस्टेंस पे है। तो जो टॉर्क या मूवमेंट ऑफ फोर्स का फार्मूला होगा वह क्या होगा, टाउ इक्वल टू F इंटू आर होगा। क्या होगा, F इंटू आर होगा। टॉर्क इक्वल टू F इंटू आर। मूवमेंट ऑफ फोर्स और टॉर्क, मूवमेंट ऑफ फोर्स और टॉर्क इक्वल टू फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ फोर्स फ्रॉम O, दैट इज F इंटू आर। ओके, unit of movement of force, unit of movement of force और टॉर्क। देखो
फोर्स का यूनिट क्या होता है? न्यूटन होता है। फोर्स का यूनिट न्यूटन होता है। डिस्टेंस का यूनिट क्या होता है? मीटर होता है। तो यूनिट ऑफ टॉर्क क्या हो जाएगा? न्यूटन मीटर हो जाएगा। ओके, इससे हम इसकी यूनिट निकाल सकते हैं। किस सिस्टम में है? एसआई सिस्टम में। किसमें है? एसआई सिस्टम में। ओके, इन सीजीएस क्या होगा? फोर्स का यूनिट क्या होता है? टाइम होता है। और डिस्टेंस का यूनिट क्या होता है? सेंटीमीटर होता है। तो इन सेंटीमीटर में हो जाएगा। तो जो टॉर्क होता है या मूवमेंट ऑफ फोर्स होता है वो F इंटू आर होता है। यहाँ पर आर क्या है? एक्सिस ऑफ रोटेशन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। और F क्या है? फोर्स जो बॉडी पर अप्लाई किया जा रहा है एक्सिस ऑफ रोटेशन से आर डिस्टेंस पर जो फोर्स अप्लाई किया जा रहा है। ओके, अब टॉर्क्स आर टू टाइप्स। टॉर्क आर टू टाइप्स। टू टाइप्स के होते हैं टॉर्क। पहला होता है एंटी क्लॉकवाइज और दूसरा होता है क्लॉकवाइज। ओके, टॉर्क on a rotating body depend on first magnitude of the force, second distance of the force from the point of rotation r, torque equal to F into r होता है। ओके, तो टॉर्क किस पे डिपेंड होता है? टॉर्क दो चीजों पे डिपेंड होता है। F पे डिपेंड होता है, F मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स, और R डिस्टेंस ऑफ द फोर्स फ्रॉम द पॉइंट ऑफ रोटेशन। तो टॉर्क दो चीजों पे डिपेंड होता है, या मोमेंट ऑफ फोर्स दो चीजों पे डिपेंड होता है। F पर डिपेंड होता है और R पे डिपेंड होता है। मोमेंट ऑफ फोर्स का फार्मूला आपको पता है कि F इंटू आर होता है। तो मेजरली वो दो चीजों पे डिपेंड होगा। F पे डिपेंड होगा। F क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, फोर्स का मैग्नीट्यूड। और R क्या है? डिस्टेंस ऑफ द फोर्स फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। ओके, अब टॉर्क इज अ वेक्टर क्वांटिटी। टॉर्क वेक्टर क्वांटिटी होती है। हम पहले बता चुके हैं कि टॉर्क दो प्रकार का होता है, एक एंटी क्लॉकवाइज होता है, एक क्लॉकवाइज होता है। ओके, डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ P इज एंटी क्लॉकवाइज। इस फोर्स की वजह से P कैसा मूव होगा? इस तरह से मूव होगा, घड़ी की सुइयों के विपरीत दिशा में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। घड़ी की सुइयां जिस दिशा में घूमती हैं उस दिशा के एंटी में, अपोजिट में। ओके, सो एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट इज कंसिडरेड पॉजिटिव। एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट को पॉजिटिव कंसिडर किया गया। ओके, दिस इज क्लॉकवाइज मूवमेंट। यहाँ पर जो फोर्स लग रहा है वह P को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्या कर रहा है? मूव कर रहा है। डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ P इज क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज मूवमेंट को हमने कैसा कंसीडरेट किया? निगेटिव। क्लॉकवाइज मूवमेंट को निगेटिव कंसीडरेट किया जाता है। ओके, अंडरस्टूड? ओके, दिस इज अ गेट। दिस इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन। यहाँ पर इसके कब्जे लगे हुए, हिंज लगे हुए हैं। दिस इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन। अभी फोर्स लगाया गया तो बॉडी क्या हुई? रोटेट हुई। तो फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या होगा? R होगा। और जो फोर्स लगा रहा है वो फोर्स का मैग्नीट्यूड, दोनों का हम इनटू करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? मूवमेंट ऑफ फोर्स मिलेगा और टॉर्क मिलेगा। ओके, अंडरस्टूड? कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। अ बॉडी इज पाइवोटेड एट अ पॉइंट, अ फोर्स ऑफ 20 न्यूटन, फोर्स ऑफ 20 न्यूटन। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? F हो जाएगा 20 न्यूटन। A force of 20 Newton is applied at a distance of 40 सेंटीमीटर। R कितना हो जाएगा? R 40 सेंटीमीटर हो जाएगा। डिस्टेंस ऑफ 40 सेंटीमीटर। ओके, फ्रॉम द पाइवोट फाइंड द मोमेंट ऑफ फोर्स अबाउट द पाइवोट। अब इस डिस्टेंस को हम मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे तो जो 40 अपॉन 100
इक्वल टू 2/5 मीटर हो जाएगा। अब मोमेंट ऑफ फोर्स इक्वल टू क्या होता है, F इंटू आर। क्या होगा, F इंटू आर होगा। ओके, यहाँ पर F कितना दिया हुआ है, F दिया हुआ है आपको 20 दिया हुआ है 20 न्यूटन, R 2/5। सो दिस इज, इसको इससे कैंसिल करेंगे तो 4 इंटू 2 इक्वल टू 8 न्यूटन मीटर। कितना हो जाएगा, 8 न्यूटन मीटर हो जाएगा। ओके, अंडरस्टूड। इस क्वेश्चन में आपको F कितना दिया हुआ है, F दिया हुआ है आपको 20 न्यूटन। ओके, इससे पता चल रहा है कि F कितना है, 20 न्यूटन है। ओके, R कितना दिया हुआ है, 40 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हम 40 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे। सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम 100 से क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, 40/100 हो गया, इक्वल टू 2/5 मीटर। मोमेंट ऑफ फोर्स क्या होता है, F इंटू आर होता है। तो 20 इंटू 2/5, दिस इज 4 इंटू, इसको इससे कैंसिल करेंगे तो 4 आएगा, 4 इंटू 2 इक्वल टू 8 न्यूटन मीटर। नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल, द मोमेंट ऑफ फोर्स of 10 Newton about a point O is 4 Newton मीटर। तो यहाँ पर F कितना दिया हुआ है, F दिया हुआ है 10 न्यूटन। मोमेंट ऑफ फोर्स 10 न्यूटन, मोमेंट ऑफ फोर्स ऑफ 10 न्यूटन इज अबाउट पॉइंट O इज टॉप दिया हुआ है 4 न्यूटन मीटर मोमेंट ऑफ फोर्स। कैसे हम पता करेंगे, यदि यूनिट में अकेले न्यूटन हो तो वह फोर्स माना जाएगा, और यूनिट में न्यूटन मीटर हो तो वो क्या माना जाएगा, मोमेंट ऑफ फोर्स माना जाएगा। ओके, अंडरस्टूड। इसको पहचानने का तरीका, यहाँ पर क्या है, न्यूटन मीटर है यूनिट में, तो क्या होगा, मोमेंट ऑफ फोर्स होगा। यहाँ पर अकेले न्यूटन है तो वो फोर्स होगा। ओके, टॉर्क इक्वल टू F इंटू आर। ओके, तो टॉर्क हमें दिया हुआ है 4, F दिया हुआ है 10 इंटू आर। R इक्वल टू हो जाएगा 4/10 मीटर। ओके, दिस इज R इक्वल टू 2/5 मीटर इक्वल टू 2/5 इंटू 100 इक्वल टू 2 इंटू 20 इक्वल टू 40 सेंटीमीटर। ओके, दिस इज अवर आंसर। ओके, okay, principle of movement. If a body is in equilibrium under the action of a number of forces, कोई बॉडी इक्विलिब्रियम में हो बहुत सारे फोर्सेस के एक्शन की वजह से, then algebraic sum of the moments of the forces about any point is equal to 0. If a body is in equilibrium under the number of forces, then algebraic sum of the moments of the forces about any point is equal to 0. यदि कोई बॉडी इक्विलिब्रियम पोजीशन में है तो जो algebraic sum होता है मोमेंट्स का about any point इज इक्वल टू 0, वह 0 के इक्वल होता है। ऐसे दूसरी भाषा में हम इसे ऐसे बोल सकते हैं, इन इक्विलिब्रियम पोजीशन सम ऑफ क्लॉकवाइज मूवमेंट इक्वल टू सम ऑफ द एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट। इसको याद करना आसान है तो इसको ही याद कर सकते हैं। इन इक्विलिब्रियम पोजीशन सम ऑफ क्लॉकवाइज मूवमेंट इक्वल टू सम ऑफ द एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट। मतलब जो क्लॉकवाइज मूवमेंट का सम होता है वह किसके इक्वल होता है, एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट के इक्वल होता है। ओके, अब हम एक एग्जाम्पल्स के द्वारा समझते हैं उसे। सपोज करो ये कोई स्केल है। ओके, इस स्केल में जो पाइवोटेड है वो 50 सेंटीमीटर पर पाइवोटेड है। 10 सेंटीमीटर पर 50 न्यूटन का लोड लगा हुआ है। 30 सेंटीमीटर पर 100 न्यूटन का लोड है। 40 सेंटीमीटर पर 60 न्यूटन का लोड है। 70 सेंटीमीटर पर 30 न्यूटन का लोड है और 90 सेंटीमीटर पर 100 न्यूटन का लोड है। नेचुरल बात है, ये दो फोर्स इस
स्केल को इस डायरेक्शन में ले जाएंगे। कहाँ ले जाएंगे? इस डायरेक्शन में। तो ये कैसे होंगे? क्लॉकवाइज मूवमेंट होंगे, क्योंकि घड़ी की दिशा में घूमेगा स्केल इन दोनों फोर्स की वजह से। तो क्लॉकवाइज मूवमेंट। अब मूवमेंट इक्वल टू क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्टेंस। तो 30 न्यूटन का फोर्स है और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी होगी? ये 70 पॉइंट पर है, ये 50 पॉइंट पर है स्केल के। तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी होगी? 20 होगी इन दोनों के बीच की डिस्टेंस। ओके, कितनी होगी? 20 होगी। तो 30 इंटू 20 हो गया। फिर ए वाला फोर्स लेंगे हम, 100 न्यूटन का फोर्स है। 50 और 90 के बीच का डिस्टेंस कितना होगा? 40 होगा। होगा कि नहीं होगा? 90 से 50 माइनस कर लेंगे तो ये 40 आ जाएगा, तो इंटू 40 हो गया। ये क्या है? क्लॉकवाइज मूवमेंट है। क्यों है क्लॉकवाइज मूवमेंट? क्योंकि ये दोनों फोर्स इस स्केल को घड़ी की सुइयों की दिशा में घुमाने की कोशिश करेंगे। ओके, ट्राई टू मूव अलोंग क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ओके, नाउ एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट, ये तीनों फोर्स इसको अपोजिट, घड़ी की सुइयों की अपोजिट डायरेक्शन में घुमाने की कोशिश करेंगे। ओके, सो इन तीनों फोर्स की वजह से एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट बनेगा। अब ये कितना है फोर्स? देखो, पहला फोर्स है अपना यहाँ पर, देखो एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट। ये पहला फोर्स कितना है? 60 न्यूटन का है। इस 60 न्यूटन इस पाइवोट से कितनी डिस्टेंस पर है? 10 डिस्टेंस पर होगा। ये डिस्टेंस कितनी होगी? 10 होगी। 50 माइनस 40, तो 60 इंटू 10 हो गया। फिर 100 न्यूटन का फोर्स है। 100 न्यूटन का फोर्स इससे कितनी दूरी पर है? 20 दूरी पर होगा। ओके, तो इंटू 20 हो गया। 20 दूरी पर क्यों होगा? 50 माइनस 30, 20 हो गया। अब 50 न्यूटन का फोर्स कितनी डिस्टेंस पर होगा? इससे 40 डिस्टेंस पर होगा, तो 50 इंटू 40। ओके, ये 10 स्केल के 10 डेसिमल 10 उस पर है, एक इस पर 50 पे है, तो 50 माइनस 10 कितना होगा? 40 होगा। अब अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट, क्लॉकवाइज मूवमेंट इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट। सो क्लॉकवाइज मूवमेंट 30 इंटू 20 प्लस 100 इंटू 40, ये वाला लेंगे, इक्वल टू दिस वाला होगा 60 इंटू 10 प्लस 100 इंटू 20 प्लस 50 इंटू 40। तो ये दोनों कैसे होंगे? आपस में इक्वल होंगे। ओके, अंडरस्टूड। कपल द टू इक्वल एंड अपोजिट पैरेलल फोर्सेस एक्टिंग along different lines of a body constitutes the couple। दो इक्वल और अपोजिट फोर्स जब किसी बॉडी पे एक्ट होते हैं तो क्या बनाते हैं? वो कपल बनाते हैं। यहाँ पर ए पर एफ फोर्स लग रहा है, ओके, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लग रहा है। बी पर एक दूसरा फोर्स एफ लग रहा है, वह कैसा लग रहा है? वह भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लग रहा है। तो ये दोनों फोर्स कैसे हैं? इक्वल हैं और अपोजिट हैं। तो ये दोनों फोर्स मिलकर क्या बनाएंगे? कपल बनाएंगे। और जो मूवमेंट ऑफ कपल होता है वह दोनों में से कोई एक फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द फोर्स, एक डिस्टेंस, ओके, आर। तो ये क्या हो जाएगा? एफ इंटू आर हो जाएगा। मूवमेंट ऑफ कपल क्या होता है? दोनों में से कोई एक फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द फोर्सेस, एफ इंटू आर। ओके, क्या होता है? एफ इंटू आर होता है प्रोडक्ट ऑफ द आइदर फोर्सेस एंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम। परपेंडिकुलर डिस्टेंस मतलब है डिस्टेंस बिटवीन द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द फोर्स। ओके, सपोज करो ये इसकी लाइन ऑफ एक्शन है, ये होगी कि नहीं होगी? इसकी लाइन ऑफ एक्शन होगी, इन दोनों लाइन के बीच का डिस्टेंस बिटवीन देयर लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। ओके, तो जब दो इक्वल और अपोजिट फोर्स किसी बॉडी पे एक्ट करते हैं तो वो क्या बनाते हैं? कपल बनाते हैं। और कपल, मोमेंट ऑफ कपल इक्वल टू होता है दोनों में से कोई एक फोर्स इनटू उन दोनों फोर्स के बीच का डिस्टेंस। कुछ एग्जांपल्स, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द कैप ऑफ अ बॉटल। इस कैप को हम खोलते हैं तो इसमें क्या लगता है? कपल लगता है।
हमारा जो थंब और जो दूसरी फिंगर है वो अपोजिट डायरेक्शन में क्या लगाती है, फोर्स लगाती है। टर्निंग ऑफ अ वाटर टैप, वाटर टैप को जो हम टर्निंग करते हैं तो उस समय भी क्या लगता है, कपल लगता है। टर्निंग अ की इन अ लॉक, ओके, टर्निंग अ स्प्रिंग व्हील एंड लास्ट टर्निंग द पेडल्स ऑफ अ बाइसाइकिल, ओके। यूनिट ऑफ मूवमेंट ऑफ कपल, इसकी यूनिट क्या होगी, यूनिट फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन होती है। आर की यूनिट क्या होगी, मीटर होगी, तो इसका यूनिट क्या होगा, न्यूटन मीटर होगा। जो मूवमेंट ऑफ फोर्स का यूनिट होता है वही यूनिट मूवमेंट ऑफ कपल का होता है। अब सपोज करो ये जो फोर्स है वो 40 न्यूटन का है और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, 10 मीटर है। तो मोमेंट ऑफ कपल क्या होगा, मोमेंट ऑफ कपल, मोमेंट ऑफ कपल होगा 40 इंटू 10 इक्वल टू 400 न्यूटन मीटर। क्या होगा, 40 इंटू 10 इक्वल टू 400 न्यूटन मीटर। ये भी 40 न्यूटन का फोर्स होगा, ओके। दोनों इक्वल एंड अपोजिट फोर्स है, तो क्या बनाएंगे, मोमेंट ऑफ कपल बनाएंगे। तो दोनों में से कोई एक फोर्स लिया इनटू डिस्टेंस बिटवीन 10 मीटर, 400 न्यूटन मीटर क्या हो जाएगा, अपना आंसर हो जाएगा। स्प्रिंग व्हील, ओके, इसमें ये वाला फोर्स वर्टिकली अपवर्ड लग रहा है, ये वाला फोर्स वर्टिकली डाउनवर्ड लग रहा है, दोनों पैरेलल फोर्स हैं, तो क्या बनाएंगे, कपल बनाएंगे। नाउ नेक्स्ट, टर्निंग द पेडल्स ऑफ अ बाइसाइकिल, ओके। तो इसमें ये वाला जो पेडल्स है इस पर इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, ये वाले पेडल्स पर इसके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है। ये दोनों कैसे हैं, एक दूसरे के पैरेलल और अपोजिट हैं, तो ये क्या बनाएंगे, कपल बनाएंगे। नेक्स्ट, टर्निंग अ वाटर टैप, वाटर टैप में आप देख रहे हैं कि अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रहे हैं, एक एफ इधर लग रहा है इस डायरेक्शन में, एक दूसरा एफ इस डायरेक्शन में लग रहा है, तो ये क्या बनाएंगे, कपल बनाएंगे, ओके। टाइटनिंग अ बॉटल कैप, जो हम बॉटल कैप को टाइट करते हैं इसमें भी दो फोर्स इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में लगते हैं, फोर्स इक्वल होते हैं और वो अपोजिट डायरेक्शन में लगते हैं। टर्निंग अ की इन अ लॉक, जब हम लॉक खोलते हैं की से या, तो उसमें भी इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगते हैं, ओके, अंडरस्टूड।